बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के एक टॉपिक स्टडी किया था और चार्जिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसका ग्राफ और डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी। आज हम डिस्चार्जिंग पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ उसका। आपको याद होगा चार्जिंग के लिए आप लोगों ने ये वाला सर्किट पढ़ा था। जब आप लोगों ने स्विच एस क्लोज़ किया था तो कुछ देर के बाद ये वाला जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी थी ये फुली चार्ज हो गया था। ये तो चार्जिंग का सर्किट था। आज आप लोगों ने इसी सर्किट में डिस्चार्जिंग को स्टडी करना है, क्योंकि आज हमारा उसी टॉपिक का बी पार्ट भी बाकी था जो कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए आप लोगों ने इस सर्किट से इस बैटरी को रिमूव कर देना। तो देखिए, जब आप लोगों ने डिस्चार्जिंग को स्टडी करना है तो आप लोगों ने इस बैटरी को रिमूव कर दिया। सपोज़ करता हूँ कि आप लोगों का अभी स्विच एस ओपन है, यानी बैटरी को रिमूव किया है। कब आप लोगों ने, जब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो चुका है। इसकी इस प्लेट पर चार्ज इस वक्त प्लस क्यू है और इस वक्त चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है। और प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल वी था जो कि बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल था। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला कैपेसिटर उस बैटरी से फुली चार्ज हो चुका है। अब हम लोगों ने स्विच एस ओपन किया हुआ है। स्विच एस ओपन का मतलब है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर अभी चार्ज क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। जो डिस्चार्जिंग है अभी आप लोगों ने स्टार्ट होने नहीं दी। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सर्किट में आपको फ़र्क समझ आ गया कि डिस्चार्जिंग के सर्किट में एक तो बैटरी नहीं लगानी, दूसरा जब आप टॉपिक शुरू करेंगे तो इस कैपेसिटर को फुली चार्ज शो करना है। देखिए, कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होगा, जब आप लोगों ने पहले इसको चार्ज किया होगा तो वो डिस्चार्ज होगा ना। तो ये पहले चार्ज हो चुका है। अब हम इसकी डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। अब देखें डिस्चार्जिंग कैसे होगी। जैसे आप स्विचेस क्लोज करेंगे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होगा चार्जिंग के दौरान ये वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इधर आया था। डिस्चार्जिंग के दौरान ये होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब वापस जाना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं पाथ ऑफ मोशन शो कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑफ मोशन है, यानी इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन यूँ वापस जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन वापस जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी ना, हम लोगों ने कहा था ना कि इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर तो डिसिपेट हो नहीं रही, क्योंकि हमें पता है कि हम वायर की रेजिस्टेंस कितनी ज्यूम करते हैं, 0 ज्यूम करते हैं ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर तो डिसिपेट हो नहीं रही। अब वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँचा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कहाँ पर डिसिपेट होगी, इस रजिस्टर में डिसिपेट होगी। आप रजिस्टर नहीं लगाना चाहते, आप इसकी जगह पर यूँ समझ लें कि अगर रजिस्टर की जगह पर आप लोग ये कहते हैं आप लोगों ने कोई बल्ब लगा दिए, तो बल्ब लगा दिया, कोई फ़ैन लगा दिया, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, बल्ब है, फ़ैन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर है वो एनर्जी कंज्यूम करेगी। जब वो एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी बल्ब अगर लगा हुआ है तो बल्ब क्या करना शुरू हो जाएगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा ना। तो बेसिकली रजिस्टर यहाँ पर किसी ऐसे कंपोनेंट को शो कर रहा है जो एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो आप माइंड में रख लें, यहाँ पर अपने बल्ब अगर लगाया हुआ है तो जैसे ही स्विचेस क्लोज करोगे बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा। देखिए, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो ये पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। ये बात समझ आइए ना। इलेक्ट्रॉन निकला इधर, ये बल्ब, ये रजिस्टर जो लगा हुआ है बेसिकली बल्ब वगैरह को शो कर रहा है, मतलब उस चीज़ को शो कर रहा है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। बल्ब है, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें एनर्जी कंज्यूम ही करती हैं। तो एनर्जी यहाँ कंज्यूम होगी और इलेक्ट्रॉन जब जाकर पॉजिटिव के साथ कंबाइन हुआ तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। एक और इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचा इसने इसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि इसकी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब ज़रा गौर करेंगे ना, बुक में करंट की डायरेक्शन ये बनी हुई है उसने। असल में करंट की 2 डायरेक्शन होती है ना, एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ना। ये जो मूवमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। बुक में उसने लाइन लिखी कि करंट जो फ्लो करेगा, जब हम स्विचेस क्लोज करेंगे तो उसने शो किया हुआ है कि जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास पॉजिटिव प्लेट से टुवर्ड्स नेगेटिव फ्लो करेगा। तो आप लोगों ने याद रख लेना है ये जो करंट की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रख लें, द करंट विच इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये जो आई उसने शो किया हुआ ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि बुक में उसने लाइन लिखी दिस करंट फ्लोज फ्राम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। तो ये क्लॉकवाइज असल में जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट है जो कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसकी वजह से भी करंट होता है, उस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये अब दोनों बातें लिखते हैं तो ठीक है। असल में बुक में उसने ये किया है ना, जब चार्जिंग हो रही है ना उस वक्त उसने इलेक्ट्रॉन की मोशन को यूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन की मोशन का मतलब है जो चार्जिंग की टॉपिक में उसने इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। इस टॉपिक में उसने किसकी डायरेक्शन शो की है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो की हुई। तो मैंने दोनों शो कर दिए ताकि मिक्स ना हो जाए। तो जो बुक में अब आई लिखा है आपको समझ आ गया ना, ये मैंने रेड कलर से जो शो किया है ये कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है विच इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और हम जो ले रहे हैं असल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से मूव तो नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को भी शो कर दी है। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत को नहीं, असल में कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल करंट हम क्यों शो कर रहे हैं इसकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगी। अभी बस आप इतना समझ लें कि दिस करंट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं और डिस्चार्जिंग होती जा रही है। अब मुझे बताओ इस डिस्चार्जिंग के दौरान जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज आपको क्या लग रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? इस डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेट्स पर चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफ़र होंगे न्यूट्रलाइज होता जाएगा, तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम हो रहा है। अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम हो रहा है तो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो चार्ज भी कम हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है इस केस में। अगर इस केस में करंट को देखा जाए तो करंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का मूव करना उस सिर्फ करंट की वजह से है, और ये करंट डिपेंड कर रहा है दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो खुद सोचो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही कम हो रहा है तो इस करंट ने भी फिर पहले से क्या हो जाना है, कम ही हो जाना है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी कम हो रहा है, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, और इस केस में करंट भी कम हो रहा है। आपको याद होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फिर ये चीज़ कॉमन है ना, चार्जिंग में भी करंट कम हो रहा था, जो टाइम गुजर रहा था करंट कम हो रहा था। चार्जिंग में क्यों करंट कम हो रहा था, उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी ना, जब कैपेसिटर सफिशेंटली चार्ज हो गया था तो जब कोई और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने के लिए आता था तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते थे। इस वजह से चार्जिंग के दौरान करंट कम हो रहा था। ये रीज़न पे बहुत डिटेल से बात हुई है। अब मैं कह रहा हूँ डिस्चार्जिंग में करंट क्यों कम हो रहा है। डिस्चार्जिंग में जब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन का उधर जाना अब इन प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। तो जब प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ही कम हो रहा है तो फिर करंट ने भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो दोनों केसेस में करंट के कम होने की रीज़न डिफरेंट है। ये थोड़ी बात याद रखनी। कॉमन चीज़ क्या है, करंट दोनों केसेस में कम ही होता है। डिस्चार्जिंग में भी करंट कम हो रहा है और चार्जिंग में भी करंट कम होने की ये रीज़न मैंने बता दी है। और डिस्चार्जिंग में करंट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का उस तरफ जाना ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर की वजह से है। और प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब चार्ज कम हो रहा है उससे पोटेंशियल भी कम हो रहा है, तो करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बातें तो आपके एमसीक्यू के लिए थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों ने ये कहना है कि टू स्टडी द डिस्चार्जिंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए वापस आते हैं जो आप लोगों ने थ्योरी में चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये तो इस टॉपिक का इंटरनल कोई हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया कि अंदर इसके चल क्या रहा है। वापस आते हैं, आप भी वापस आ जाएं और अभी आप लोग जो है वो कॉपी पेन अपने निकाल लें, टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने सर्किट बनाना है। आप लोगों ने कहना है कि कंसीडर सर्किट इन विच ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, ए रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड विद द वायर विद द हेल्प ऑफ स्विचेस एज शोन इन फिगर। और इस वक्त कैपेसिटर की अगर आप डिस्चार्जिंग स्टडी कर रहे हैं तो बैटरी यहाँ शो नहीं करनी, और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कैपेसिटर फुली चार्ज है, प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V है विच इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अब आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है डिस्चार्जिंग इक्वेशन। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे हम स्विचेस क्लोज करेंगे तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उस प्लेट की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, न्यूट्रल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। उधर जब जाकर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड करेगा तो इसको भी न्यूट्रल करेगा। मतलब यहाँ से न्यूट्रल का मतलब है चार्ज क्या हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह केमिस्ट्री में नहीं आप लोग पढ़ते Cl-1, अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Cl तो न्यूट्रल हो जाएगा ना,
यानी ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन निकलने से चीज़ न्यूट्रल होती है। तो ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये निकलेगा तो इस प्लेट ने वो जो पॉइंट है इसका वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह आप सोच सकते हैं, ठीक है। खैर वापस आते हैं। तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन की हम ये बात ही कर रहे हैं कि जब इस प्लेट से उस प्लेट की तरफ चार्ज जा रहे हैं तो प्लेट्स पर जो चार्ज है वो कम होता जा रहा है और उसके डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन बनेगी Q इक्वल Q नॉट ई रेज़ की पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसमें जो Q है चार्ज एट एनी इंस्टेंट है, Q नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट्स है। E मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी वैल्यू 2.718 है। T बताया था एट एनी टाइम है और RC के बारे में काफ़ी बात हुई थी, इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये इस इक्वेशन की डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब अच्छा हम इस इक्वेशन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसका केस 1 लिखेंगे। केस 1 अब लिखेंगे, पुट कर देंगे T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब होता है व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट मीन जैसे आप स्विच एस को क्लोज करोगे, व्हेन पुट T इक्वल टू 0 का मतलब होता है स्विच एस आप लोगों ने जस्ट क्लोज किया है। तो T इक्वल टू 0 का मतलब होता है स्विच एस को आप लोगों ने जस्ट क्लोज किया है। देखिए जैसे आप लोगों ने जस्ट क्लोज किया है तो उस वक्त तो प्लेट्स पर चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, फिजिकली हमें लग भी रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन से चेक कर लेते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में इस चीज़ को। इक्वेशन 1 में बच्चे मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ की पावर माइनस T की जगह पर क्या हो जाएगा 0 ओवर RC हो जाएगा। 0 ओवर RC को हम 0 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ की पावर 0 हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बताया था कि 0 के साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं वो 0 ही रहता है और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 की इक्वल होगी। तो ये और Q इज़ इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब आपका T 0 होगा उस वक्त Q इक्वल टू Q नॉट होगा। अगर आपको याद है तो चार्जिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्जिंग में जब T 0 था तो चार्जिंग में उस वक्त Q किसकी इक्वल था 0 था। ये बातें याद रखनी। चार्जिंग में T 0 पे Q 0, डिस्चार्जिंग में T 0 पे Q इक्वल टू Q नॉट होगा। अब हम ये देखेंगे जब इसका टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर इस सर्किट का R और C को मल्टीप्लाई करें तो इसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड बन रहा था। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये वाली वीडियो देख रहे हैं ना तो उसको ये टॉपिक सही समझ नहीं आएगा। आप कोशिश करें, इससे पहले एक वीडियो है चार्जिंग की वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको ये सही चीज़ क्लियर होगी। वहाँ पर मैंने टाइम कांस्टेंट के ऊपर अच्छी खासी लंबी डिस्कशन की है, ठीक है। तो हम लोगों ने ज्यूम किया हुआ था पिछले टॉपिक में कि इसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है। अब T 0 पे तो प्लेट्स पर चार्ज मैक्सिमम है, मीन चार्ज मैक्सिमम का मतलब है अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब हम देखेंगे कि जब टाइम जो है इसके टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो जाए उस वक्त प्लेट्स पर चार्ज रिमेनिंग कितना चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, इस इक्वेशन में जो Q लिखा हुआ है वो रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स है। तो ये मैंने लिखा है रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स, ये चार्ज लेफ्ट ऑन प्लेट्स। इसको मैंने कि T 0 पे प्लेट्स पर मैक्सिमम चार्ज अभी है। अब हम देखेंगे जब उसका टाइम कांस्टेंट की इक्वल होगा उस वक्त प्लेट्स पर चार्ज कितना रिमेनिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। केस 2 में अब ये पुट कर दें T इज़ इक्वल टू RC, यानी यहाँ पर आप लोगों ने जो टाइम है वो टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो गया। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपका टाइम जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5 सेकंड्स हो गया है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब टाइम 5 सेकंड कंप्लीट होगा उस वक्त प्लेट्स पर रिमेनिंग चार्ज कितना होगा, ठीक है। इसको पुट करें वहाँ पर तो बन जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ की पावर माइनस RC ओवर RC, ये कैंसिल हो जाएंगे। Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ की पावर -1 माइनस नीचे आकर क्या हो जाएगा 1 ओवर E हो जाएगा। E की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 2.718, इसको बच्चे लिख लें E की जगह पर 2.718। बेहतर तो इस चीज़ को आप याद ही कर लें, 1 ओवर दिस वैल्यू इक्वल टू होगा 0.367। ज़्यादातर बुक्स में इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 37% लिखा हुआ है, हमारी बुक में 0.367 है तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप लोगों ने राइट साइड पे इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 100 से डिवाइड भी कर दें। जब 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो इस टर्म को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, Q इक्वल Q नॉट इंटू 36.7। और ये जो 1 ओवर 100 बच गया है ना, बाकी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये जो परसेंटेज की सिंबल होती है ना, इधर लिख देता हूँ, ये जो परसेंटेज की सिंबल होती है ये 1/100 को शो करती है। तो ये 100 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये जो 1/100 बच गया है
इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा तरतीब से लिख दें तो ये बन जाएगा 36.7% ऑफ किस चीज़ का, क्यू नॉट का। ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है, या अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिख दें तो 37% ऑफ कौन सा हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, आ सकेगा प्रूव इक्वल टू क्यू इक्वल टू 36.7% ऑफ क्यू नॉट फॉर टी इक्वल टू आर सी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस, यानी टी इक्वल टू आर सी पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस इसको प्रूव करें, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं प्रूव दिस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, कि डिस्चार्जिंग के दौरान इसको प्रूव करें। तो ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चों आते हैं कंक्लूजन की तरफ। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब टी इक्वल टू आर सी हुआ है ना, उस वक्त वो जो कैपेसिटर है वो 37% डिस्चार्ज हो चुका है अपनी किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। ये बात रॉन्ग है जो मैंने अभी बात की है ना। अगर हम ये कहें कि जो कैपेसिटर है, जिस तरह हम लोगों ने वहाँ नहीं कहा था कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो 33% डिस्चार्ज हो चुका है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। तो ये बात रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये बेसिकली जो क्यू वहाँ लिखा हुआ है वो कौन सा चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब टी 0 था उस वक्त इन प्लेट्स पर 100% चार्ज था। देखें ना, जब हम लिखते हैं ना क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट का मतलब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 100% ऑफ क्यू नॉट। क्यों लिख सकते हैं, 100 तो लिखा हुआ है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, 100 से कैंसिल होकर 1 बन गया ना। तो जब टी 0 पे आप लोगों ने भी पढ़ा है ना, टी 0 पे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्यू इक्वल टू 100% ऑफ क्यू नॉट। तो ये जो क्यू वहाँ लिखा हुआ है ये कौन सा चार्ज है, ये तो रिमेनिंग चार्ज एंड प्लेट्स है। इसका मतलब ये हुआ टी 0 पे यहाँ पर 100% चार्ज था, ठीक है। और जब टी इक्वल टू आर सी हुआ है तो प्लेट्स पर चार्ज कितने हैं, 37% चार्ज रिमेनिंग है। तो मैं कह सकता हूँ जब टी इक्वल टू आर सी हुआ है तो ये जो 37% लिखा हुआ है ये प्लेट्स पर रिमेनिंग चार्ज है। पहले 100 था, अब बाकी कितना बच गया, 37% चार्ज अभी प्लेट्स के ऊपर है, या कैपेसिटर ने अभी 37% और क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। और कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज कितने परसेंट हो चुका है, तो कैपेसिटर क्या 37% डिस्चार्ज हो चुका है। दोबारा बता रहा हूँ, ये प्लेट्स पर अभी चार्ज बाकी है, इसने अभी डिस्चार्ज होना है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो क्यू लिखा हुआ है रिमेनिंग चार्ज एंड प्लेट्स है। तो ये चार्ज जो है वो प्लेट्स के ऊपर अभी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान फिर कैपेसिटर कितने % डिस्चार्ज हुआ है, तो 100 में से 37 को माइनस करो तो 63% हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज भी 63% होता है जब टी इक्वल टू आर सी हो जाए, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर डिस्चार्ज भी 63% होता है जब टी इक्वल टू क्या हो जाए, आर सी हो जाए। तो ये बात याद रखनी है, चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर चार्ज भी 63% व्हेन टी इक्वल टू आर सी, और डिस्चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज भी 63%। क्लियर होगी बात आपको। तो फिर ये 37% क्या है, ये 37% जब टी इक्वल टू आर सी हुआ है उन प्लेट्स पर रिमेनिंग चार्ज की अमाउंट है। तो अब बच्चों हम ये करते हैं कि डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया था। तो अब हम डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों मैंने आपके लिए टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी है डिस्चार्जिंग के लिए, यानी अगर आ जाता है ना कभी शॉर्ट क्वेश्चन कि डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो मैंने लिखा है जो टाइम कांस्टेंट होता है ना इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, सिंपल टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। इज़ दैट टाइम, यानी ये कौन सा टाइम है, इन विच चार्ज डिक्रीजेस, जिसमें चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा। कितना डिक्रीज़ कर जाएगा, 36.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी चार्ज डिक्रीज़ करते करते कितना था, पहले 100 था, इस 5 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने 5 सेकंड अज्यूम किया है, 5 सेकंड्स के अंदर चार्ज 100 से डिक्रीज़ करते करते कितना रह जाएगा, 36.7% या 37% ऑफ कौन सी वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। तो उस टाइम को हम इसका क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक कैपेसिटर है उसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, आप मुझे ये बताएं कि 5 सेकंड के अंदर वो चार्ज कितना हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए 63%। अगर मैं आपसे पूछूं 5 सेकंड के अंदर वो डिस्चार्ज कितना हुआ है, तो आपका फिर आंसर होना चाहिए 63%।
और अगर मैं आपसे पूछूं अगर किसी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है तो 5 सेकंड्स के अंदर उसकी प्लेट्स पर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिमेनिंग चार्ज कितना है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिमेनिंग बाकी चार्ज कितना है। तो अब आपका आंसर होगा 37% या 36.7%। तो उम्मीद है अब आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी कि दोनों में 63 क्यों आता है और 36.7% किस चीज़ को कहते हैं। आपको याद होगा बच्चों हम लोगों ने एक स्पेशल केस किया था चार्जिंग के दौरान। हम ये देखना चाह रहे थे कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, और हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया था कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। ये जो केस 3 था ना उस वक्त, ये आपको थ्योरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी अभी हम केस 3 यही देखेंगे कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के कंप्लीट डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि ये वाला Q0 आ जाए। ये Q कौन सा चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स। अगर ये वाला Q0 आ जाए इसका मतलब ये होगा कि उसकी प्लेट्स पर चार्ज क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। चार्ज ज़ीरो होने का मतलब है वो वाला कैपेसिटर कंप्लीट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो केस याद रखना है, तो थ्योरी में आपको ये वाला केस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर बोर्ड में आपका टाइम हो तो लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ये केस नहीं है तो ना भी लिखेंगे तो मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डिडक्ट नहीं होंगे। तो बच्चे देखते हैं मैं पुट कर रहा हूँ t इक्वल टू इन्फानाइट। अगर t को इन्फानाइट पुट कर दूँ तो देखते हैं प्लेट्स पर चार्ज कितना रह जाएगा बाकी जब t इन्फानाइट हो जाएगा। तो q इक्वल टू Q0 e रेज़ की पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर RC। इस t को मैंने इन्फानाइट पुट कर दी है, q इक्वल टू Q0 e रेज़ की पावर। लेकिन इन्फिनिटी ओवर समथिंग इन्फिनिटी ही होता है, यानी इन्फिनिटी ओवर समथिंग इन्फिनिटी होगा, साथ में माइनस उसके आएगा। ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लिखते, इन्फिनिटी के साथ प्लस या माइनस अगर आ रहा हो तो वो उसका लाजमी हम शो करते हैं, ये बात याद भी रखनी। तो नीचे आकर ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर माइनस इन्फिनिटी, नीचे आकर प्लस इन्फिनिटी। तो अब बच्चों देखते हैं ई रेज़ की पावर इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। जिस तरह ई 2.718 है, इसकी पावर अगर इन्फिनिटी लिखेंगे तो आंसर इन्फानाइट आप लोगों के पास आएगा। इसको यहाँ पुट कर दें तो Q इज़ इक्वल टू Q0 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसकी जगह पर इन्फिनिटी आ गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए और किसी भी कैपेसिटर को कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम ही चाहिए। एक और चीज़ आप MCQ के लिए याद रख लीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, डिस्चार्जिंग के दौरान अगर डिस्चार्जिंग की मैं समरी लिखूँ ना तो आप लोगों ने याद रखना है डिस्चार्जिंग में प्लेट्स पर चार्ज भी कम हो रहा है, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है। ये दोनों काम किसके ऊपर हो रहे हैं, प्लेट्स के ऊपर। और अभी मैंने बात की थी कि इस केस में करंट भी कम हो रहा है। और अगर हम यही बातें चार्जिंग के लिए लिखें तो चार्जिंग के दौरान मुझे लिखवाओ ज़रा क्या होगा। चार्जिंग के दौरान प्लेट्स पर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करेगा। ये प्लेट्स की बात हो रही है। और सर्किट में करंट इस केस में भी डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा वो मैं शुरू इस लेक्चर में भी रीज़न समझा चुका हूँ। तो कॉमन चीज़ ये है कि डिस्चार्जिंग में भी करंट डिक्रीज़ करता है, डिस्चार्जिंग में भी करंट डिक्रीज़ करेगा और चार्जिंग में भी करंट डिक्रीज़ करेगा, लेकिन दोनों के करंट के डिक्रीज़ करने की रीज़न डिफरेंट होगी। अब अगर हम देखते हैं कि चार्जिंग में मैंने करंट की इक्वेशन आपको बताई थी, अब अगर मैं डिस्चार्जिंग में करंट की इक्वेशन लिख दूँ ना, ये भी MCQ के लिए थ्योरी में लिखने की ज़रूरत कोई नहीं। I इक्वल टू I0 ई रेज़ की पावर माइनस T ओवर RC होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट की इक्वेशन चार्जिंग में भी है और यही करंट की इक्वेशन डिस्चार्जिंग में भी है। तो अब देखते हैं कि जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई है, उस वक्त प्लेट्स पर करंट कितना था, प्लेट्स पर करंट कह रहा हूँ, सर्किट में करंट कितना था। तो उसके लिए आप लोगों ने T0 पुट करना है ना। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, T को यहाँ आप 0 पुट करोगे तो यू विल चेक I इक्वल टू I0 हो जाएगा। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। T0 पुट करो, जल्दी से कर लेते हैं। 0 ओवर RC ई रेज़ की पावर 0 प्लस माइनस नहीं होता और किसी भी चीज़ की पावर 0 1, तो I इक्वल टू I0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि जब T 0 होगा, यानी डिस्चार्जिंग जैसे आप शुरू करोगे उस वक्त इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। फिर जो टाइम गुजरता जाएगा करंट कम होते होते फाइनली जब आप इस फार्मूले में T को इनफाइनाइट पुट करना ना, इसको चेक कर लेना अभी जैसे लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद इस फार्मूले में T को इनफाइनाइट पुट करना, तो यू विल चेक कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें बच्चे आपके MCQ के लिए हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। समरी भी याद रखिएगा
कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक चीज़ कॉमन है सिर्फ कि दोनों में करंट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और दोनों में करंट की इक्वेशन भी सेम है, और दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि शुरू में करंट मैक्सिमम होगा और जब टी इनफाइनाइट होगा तो करंट की वैल्यू प्रैक्टिकली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब अच्छा हम बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस है उसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। आपको याद होगा ग्राफ बनाने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात की थी और बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ चार्जिंग को भी और रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को भी। और उस लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया था कि जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अभी हम डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ डिस्चार्जिंग के साथ भी इन्वर्स रिलेशन ही होगा, और ये बात हम ऑलरेडी चार्जिंग के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा है टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ डिस्चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कि न्यू स्टूडेंट है तो इस बात को यूँ समझें, सपोज करें एक सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है, एक दूसरा को सर्किट RC प्राइम है उसका टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड है। इस 5 सेकंड का मतलब क्या है डिस्चार्जिंग में, कि इस कैपेसिटर को 63% डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स। क्योंकि इसका मतलब ये है, मैं वो डिस्चार्ज वाली अमाउंट बता रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट नहीं बता रहा प्लेट के ऊपर। इसका मतलब कि 5 सेकंड के अंदर ये कैपेसिटर 63% चार्ज अपना दे देता है, डिस्चार्ज कर देता है, जिसका टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड होगा। इसका मतलब है कि उसको 63% चार्ज डिस्चार्ज होने में, यानी 63% चार्ज देने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड्स। इसका मतलब इसको 10 सेकंड लगते हैं 63% डिस्चार्ज होने में, और इसको कितने लगते हैं, 5 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, जिससे इसका टाइम कांस्टेंट कम है तो इसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगा ना, मतलब ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये 5 सेकंड के अंदर 63% डिस्चार्ज हो गया, लेकिन इसको उतना ही डिस्चार्ज होने के लिए 63% 10 सेकंड चाहिए। तो जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगा, उतना वो चीज़ क्विक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को यूज़ करके अब हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। और ग्राफ में आपको समझ आ रहा था कि इसमें जो फंक्शन है हमारे ग्राफ का वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये वर्टिकल एक्सिस आप लोगों ने चार्ज का मार्क करना है, इसको Q0 कह देते हैं, और हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो टाइम के एक्सिस है। देखिए डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना, जिस तरह कुछ आप लोग लीनियर फंक्शन पढ़ते हैं, कुछ आप लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ते हैं, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी मैथमेटिकल डिटेल में तो मैं ज़्यादा नहीं जाता, वो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखें, जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, जिस तरह फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों का आपस में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी दोनों तरफ पावर 1 1 है। अगर पावर 1 1 हो तो इसका मतलब ये होगा कि इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। आपको याद होगा इसका ग्राफ हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाया था। और जितनी चीज़ें क्वाड्रेटिक होती हैं ना, उनके यूजुअली ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोलिक शेप होते हैं, यानी जो चीज़ें क्वाड्रेटिक होती हैं उनके यूजुअली ग्राफ जो होंगे वो पैराबोलिक टाइप होते हैं। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, उनके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिस तरह अगर आपको याद होगा चार्जिंग का जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, तो चार्जिंग का ग्राफ आपको पता था कि ये वाला जो चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था टाइम के इंक्रीज़ होने के साथ, लेकिन ये वाला ग्राफ इस एक्सेस के साथ मीट नहीं किया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप इस तरह के फंक्शन याद रख सकते हैं कि इनके ग्राफ की कुछ इस तरह की शेप्स होती हैं, और ये वाला ग्राफ कभी भी अपने अदर एक्सेस को मीट नहीं करता, यानी इस एक्सेस को अगर मीट कर रहा है तो ये वाली जो लाइन है उसको मीट नहीं करेगा। तो ऐसे ग्राफ्स को या ऐसे फंक्शंस को हम किसका नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। ये मैंने आपको जस्ट सिंपल सी एक ओवरलुक सा दिया है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए ये एक्चुअली होते किस तरह के हैं ना। बाकी डिटेल आप इसकी मैथमेटिक्स में स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बायो वाले बस इतना याद रख लें कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला ग्राफ अगर इस लाइन से शुरू हो रहा है तो कभी भी Q0 को मीट नहीं करेगा, यानी अगर इस एक्सेस से शुरू हो रहा है तो इस लाइन को मीट नहीं करेगा। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर ये को ग्राफ इस लाइन से शुरू हो रहा है और नीचे आ रहा है तो वो नीचे वाले एक्सेस को कभी भी मीट नहीं करेगा। ऐसे फंक्शन को हम जनरली नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों ने माइंड में रखना है। वापस आते हैं, अभी बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्चार्जिंग में जब T0 था उस वक्त चार्ज Q0 था ना,
जब t ज़ीरो था चार्ज Q0 था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लेट्स पर चार्ज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और अगर चार्ज कम होता जा रहा है तो ये ग्राफ यूँ नीचे आएगा। लेकिन ये वाला ग्राफ देखिए इस एक्सिस को मीट नहीं करेगा। क्यों एक्सिस को मीट नहीं कर रहा? ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इधर से स्टार्ट हुए हैं तो इस एक्सिस को मीट नहीं करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू को वो मीट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि ये मीट कर जाने का मतलब क्या है, Q0 हो जाना, और Q0 तब होगा जब t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक ग्राफ ये बना हुआ है, इसके ऊपर एक और बुक में उसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, उसको भी मैं स्केच करता हूँ। वो किसी और RC सर्किट का ग्राफ है, 2 डिफरेंट RC सर्किट्स हैं जिनके टाइम कांस्टेंट डिफरेंट है। ये उसने एक और ग्राफ प्लॉट कर दी है। अब इस नीचे वाले ग्राफ को 1 कह दें, ऊपर वाले ग्राफ को 2 बोल दें। आप लोगों ने याद ही रखना है कि जो ग्राफ चार्ज एक्सिस के करीब होगा ना, जो ग्राफ इस चार्ज एक्सिस के करीब होगा उसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगा। तो बहुत आसान बात कि अगर आपसे रेट ऑफ डिस्चार्जिंग का ऑर्डर पूछता है तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ अगर बने हुए आते हैं MCQ के अंदर, तो आप देखें जो ग्राफ किसके करीब है, चार्ज एक्सिस के करीब है, उसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाला जो है उसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगा दैन किससे, 2 वाले से। अब अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें तो टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जिसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम होगा, जिसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग फिर कम होगा, मुझे ये बताओ ना उसका टाइम कांस्टेंट फिर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 वाले का रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम है, इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो ये जो 2 वाला है ना, इसके बारे में उसने बुक में लिखा हुआ है लार्ज RC। क्यों इसका RC लार्ज है, इसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम है, तो इसका RC लार्ज होगा। तो इसके बारे में फिर क्या लिखेंगे, ये जो आ रहा है इसके बारे में ये लिखेंगे ना, इसका स्मॉल RC होगा, यानी इसके RC की वैल्यू स्मॉल आपकी आ रही होगी, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने अगर क्वेश्चन इतना आ जाता है ना कि चार्जिंग क्या है और डिस्चार्जिंग क्या है, इनको डिस्कस करें, तो आप लोगों ने इसको यहीं तक लिखना है। आगे हमारी 2 एप्लीकेशंस हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। अब हम उन एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हमारे कोर्स में बच्चों जो एप्लीकेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है वो 2 लिखी हुई हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स की बात कर रहे हैं और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन है। कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन को CDI भी कहते हैं ना। ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। एक तो इसमें कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है, और कैपेसिटर के साथ साथ जो मेन रोल होता है साथ में वो इंडक्टर का भी मेन रोल होता है। तो अभी हम कैपेसिटर से तो काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन इंडक्टर के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में जाकर पढ़ेंगे। तो ये जो CDI वाली इसकी एप्लीकेशन है ना, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, इसका प्रॉपर कंसेप्ट आपको उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप लोग जो है वो इंडक्टर को सही तरह अंडरस्टैंड ना कर लें, क्योंकि इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। तो MCQ के लिए भी याद रखना है कि अगर इन दोनों में से पूछते हैं ना कि इसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, तो CDI में कैपेसिटर के साथ साथ इंडक्टर भी एज ए कम्बिनेशन में यूज़ होता है। इंडक्टर के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा बात याद रख लें कि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये खैर इसकी डिटेल जाकर हम फिर चैप्टर नंबर 14 में ही देखेंगे। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स की। अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स की। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स होती हैं यूज्ड इन कैमरास के अंदर इनको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स के अंदर बेसिकली एक कैपेसिटर लगा होता है, और इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, और उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। आप में से मोस्टली बच्चों ने चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन होती है उसके अंदर अलहदा से उसकी बैटरी यूज़ करते हैं। एक तो कैमरा की बैटरी होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन जो होती है जब वो कैमरा के साथ लगाते हैं तो अलहदा से उसकी अपनी बैटरी यूज़ होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो बैटरी चार्ज कर रही होती है किसको, कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। यानी बैटरी जो है वो क्या कर रही होगी, चार्ज करेगी किस चीज़ को, कैपेसिटर को। यूँ बात पढ़ें, बैटरी चार्ज करेगी कैपेसिटर को। अब होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन का पर्पज़ क्या है, हमें कैपेसिटर का पर्पज़ अगर समझ आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन का पर्पज़ समझ आ जाता है। मैंने जब कैपेसिटर शुरू किया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी ये है, ये जब एनर्जी स्टोर कर लेता है ना अपने अंदर, बैटरी भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, कैपेसिटर भी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कैपेसिटर की ब्यूटी ये है, ये जो एनर्जी स्टोर करता है उस एनर्जी को सडन ट्रांसफ़र करता है।
यानी कैपेसिटर एनर्जी सडन ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो बैटरी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र तो करती है लेकिन वो ग्रेजुअली एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, वो सडन एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के अंदर जो कैमरा मैन होता है उसने बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट, हाई इंटेंसिटी मीन मोर ब्राइट लाइट, यूँ समझ लें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट उसने जनरेट करनी होती पिक्चर लेने के लिए। तो क्या है कि वो अगर बैटरी की मदद से वो इतनी हाई इंटेंसिटी लाइट जनरेट नहीं कर सकेगा। इस पर्पज़ के लिए उसको बहुत बड़ी बैटरी चाहिए होगी जो इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट जनरेट करे। तो वो करते क्या हैं कि बैटरी के साथ साथ क्या कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, और बैटरी जब उस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है तो जब कैमरा मैन पिक्चर लेने लगता है तो जैसे ही उस बटन को प्रेस करता है तो फ़ौरन बटन के प्रेस करने से जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर अपनी टोटल एनर्जी उस फ्लैश को ट्रांसफ़र करेगा। जब कैपेसिटर अपनी टोटल एनर्जी उस फ्लैश को ट्रांसफ़र की है सडन, तो वो जो फ्लैश है वो हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोड्यूस करेगी और वो कैमरा मैन है वो बहुत क्लियर और ब्राइट पिक्चर ले सकेगा। ठीक है, अब कैमरा मैन ने एक पिक्चर ले ली, अब कैपेसिटर हो चुका है डिस्चार्ज, उसने एक पिक्चर ले ली, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर का दोबारा चार्जिंग टाइम शुरू हो गया, यानी कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका रेट ऑफ चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैमरा मैन ने एक पिक्चर ले ली, ठीक है, अब उसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो गया, कैपेसिटर एनर्जी देगा तो वो फ्लैश गन ने ऑन होना है ना। अब सपोज़ करें आप लोगों ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन यूज़ की है जिसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो आरसी सर्किट है ना, वैसे टोटल जो सर्किट होता है वो आरसी सर्किट होता है, उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। अगर उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ चार्जिंग बहुत कम होगा, और अगर रेट ऑफ चार्जिंग बहुत कम होगा तो जब तक वो जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज नहीं हो जाता, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता उस वक्त तक वो जो फ्लैश गन है वो दोबारा से ऑन नहीं होगी। आप इस बात को यूँ समझें कि कैमरा मैन है उसने एक पिक्चर ली जब वो कैपेसिटर चार्ज हुआ था, अब उसने फ्लैश गन ऑन हुई, कैपेसिटर ने सारी एनर्जी दे दी और वो पिक्चर उसने ले ली, ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होगी। अब अगर उसी वक्त वो दोबारा पिक्चर लेना चाहता है और वो बटन को प्रेस करता है और बटन को प्रेस कर देता है और अभी तक वो कैपेसिटर जो है उसकी वो कैपेसिटर दोबारा चार्ज नहीं हुआ, यानी उसका टाइम कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा था, उसका रेट ऑफ चार्जिंग स्लो था और वो कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हुआ और कैमरा मैन ने दोबारा उस बटन को प्रेस किया तो आप उसकी स्क्रीन पे देखिएगा बिजी लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी जो कैमरा होता है उसकी स्क्रीन के ऊपर बिजी लिखा हुआ आता है। बिजी का मतलब ये होता है कि अभी जो कैपेसिटर लगा हुआ है अभी तक वो कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ। अगर वो कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ तो फ्लैश गन जो है वो ऑन नहीं हो सकती। तो वो जो बिजी लिखा हुआ आता है इसका मतलब ये होता है कि उस बिजी टाइम के दौरान वो जो कैपेसिटर है वो क्या हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा आप लोग दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो फ़ौरन नेक्स्ट फ्लैश ऑन होगी। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एक और फ्लैश लेना चाह रहे हैं तो कुछ ड्यूरेशन, ये नहीं होता बहुत ज़्यादा टाइम होता है, फ्यू सेकंड्स होते हैं। कुछ जो कैमरास होते हैं उनके 4-5 सेकंड होते हैं, कुछ के 2-3 सेकंड होते हैं। इतना टाइम लगता है उस कैपेसिटर को क्या होने में, चार्ज होने में। तो कैपेसिटर कितना क्विक चार्ज या डिस्चार्ज होगा, दैट अगेन कंट्रोल इट्स टाइम कांस्टेंट। जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना रेट ऑफ चार्जिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा और उतना वो क्विक चार्ज हो जाएगा। ये उसने इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स के अंदर बातें समझाई हुई हैं। आपने ये चंद बातें लिखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स कैमराज में यूज़ होती है। इसके अंदर बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और फिर आप इसका फंक्शन लिख देंगे कि आप इसकी मदद से फ्लैश गन की मदद से हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको सडन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो लार्ज या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन देता है, कैपेसिटर देता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कैपेसिटर ने एक दफ़ा जब एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी तो नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए उसको चार्जिंग का एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है। जब वो टाइम कंप्लीट होगा तो वो चार्ज होगा। उस दौरान अगर आप नेक्स्ट पिक्चर लेना चाहते हैं तो कैमरा के ऊपर बिजी लिखा हुआ आ रहा होता है, मतलब वो कैमरा अभी रेडी नहीं हुआ नेक्स्ट पिक्चर लेने के लिए। और इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है कि अभी तक वो जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज नहीं हुआ। एट द एंड एक और बात मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दो तरह की फ्लैश होते हैं ना, एक तो वो बड़ी फ्लैश गन होती है और एक वो कैमरा के अंदर छोटी सी फ्लैश गन भी लगी होती है। आप कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा जो कैमरा के अंदर फ्लैश गन लगी होती है ना, उसका चार्जिंग टाइम क्विक होता है, मतलब वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। क्यों जल्दी चार्ज हो जाती है, कि उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होगा उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा ना, और उस फ्लैश गन को चार्ज होने के लिए टाइम कम लगता है। जब वो लेस टाइम में चार्ज हो जाती है
तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उस चार्ज की अमाउंट भी कम होगी, यानी फुली चार्ज तो होगी अगर हो भी जाती है, लेकिन उस पर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर स्मॉल अमाउंट का लगा होगा ना। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी तो आरसी कम होगा तो रेट ऑफ चार्जिंग कम होगी, तो वो लेस चार्ज स्टोर करेगी, और जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी तो फिर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। तो कैमरे की अपने साथ जो फ्लैश गन लगी होती है वो आपने देखा होगा बिल्कुल छोटी सी लाइट होती है, वो इसीलिए छोटी लाइट होती है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है उसका टाइम कांस्टेंट कम होता है, रखा जाता है, और रेट ऑफ चार्जिंग उसका फास्ट होता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी आप उससे पिक्चर ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत क्विक चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़ी फ्लैश गन यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ब्राइट लाइट होती है। इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो कैपेसिटर चाहिए होता है उसकी हाई कैपेसिटेंस होनी चाहिए ताकि ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके और ज़्यादा एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो, ताकि कैपेसिटर जब आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करे ताकि इतनी बड़ी फ्लैश गन ऑन हो सके। तो ये बात मैंने इसलिए की कि कुछ बच्चे समझते हैं कि फिर हमें क्या ज़रूरत है, हमें ऐसे कैपेसिटर बनाने चाहिए जिनके टाइम कांस्टेंट बहुत कम हो और उनका रेट ऑफ चार्जिंग बहुत जल्दी हो। तो हमें क्या ज़रूरत है, फ्लैश गन के अंदर जो है वो ऐसा कैपेसिटर यूज़ करें जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा आता हो, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। तो आपको ये बात समझ आ रही है ना कि टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने से रेट ऑफ चार्जिंग तो कम हो जाता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये मिलता है कि उस कैपेसिटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी वो भी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी, क्योंकि जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, और अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा होगी, और जब आपको मिलेगी एनर्जी स्टोर भी आपको फिर उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटर रिटर्न करेगा जितनी ज़्यादा वो एनर्जी स्टोर करेगा। तो जहाँ पर एक तरफ टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने का ड्रॉबैक है, उसी दूसरी तरफ जाएं तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने का हमें एडवांटेज भी मिलता है। तो हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइम कांस्टेंट के कैपेसिटर यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों का पर्पस क्या है। आज के लेक्चर की बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। आप लोगों ने इसमें प्लेट्स पर रिमेनिंग चार्ज मुझे बताना है व्हेन टी इक्वल टू 2RC हो जाए एंड टी इक्वल टू 3RC हो जाए। तो इन दोनों पे आप लोगों ने प्लेट्स पर रिमेनिंग चार्ज कैलकुलेट करके देना है कि प्लेट्स पर 2RC पे कितना चार्ज रिमेनिंग होगा और 3RC पे कितना चार्ज रिमेनिंग होगा। तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में इन आंसर का वेट करूँगा कि आप लोगों में से कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर सेंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।